के बाद एक जंग हारता गया। भूखा प्यासा गुस्से में था। मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर आसमान से एक आदमी की बॉडी आकर वहां के नदी में गिरती है। तभी एक छोटा सा बच्चा उसे देख लेता है और उस बॉडी को गांव के लोगों द्वारा निकाला जाता है। उस आदमी में अभी भी जान बाकी थी। उसे काफी गहरे घाव लगे थे, इसलिए उसका इलाज चलता है और उसके पूरे शरीर में पट्टियां बांध दी जाती हैं। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक त्योहार चल रहा था। तभी वहां आतंकवादी जैसे लोग आकर उस गांव के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, जिसके चलते वहां बहुत ही अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव वाले अपने भगवान से गुहार लगाते हैं कि तुम्हें हम लोगों को बचाने आना ही होगा। तभी पट्टियों में लिपटा हुआ इंसान एकाएक उठता है और उन सभी गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो इंसान कोई और नहीं, फिल्म के हीरो सुपरस्टार शाहरुख खान जी थे। उन गुंडों की धुलाई देख सभी गांव वाले शाहरुख खान को अपना मसीहा मान लेते हैं। सभी गुंडों के धुलाई के बाद शाहरुख खान पूछते हैं, मैं कौन हूँ? शाहरुख खान को गहरी चोट लगने के कारण वे सब कुछ भूल गए थे। तभी वो छोटा लड़का आता है और शाहरुख खान से वादा करता है कि मैं एक दिन जरूर पता लगाऊंगा कि आप कौन है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 30 साल बाद, जहां पर हमें मेट्रो में कुछ लड़कियां बैठी हुई दिखाई देती हैं और वो इशारों में बात करती हैं और बोलती हैं अब वो समय आ गया है अपना काम करने का। और कुछ समय बाद ही ट्रेन रुकती है और वे सारी लड़कियां अपनी अपनी गन निकालकर ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। तभी उस ट्रेन में मौजूद एक पुलिसकर्मी सभी को बचाने का प्रयास करता है। तभी उनके चीफ शाहरुख खान की एंट्री होती है और उस पुलिस को भी मारकर बांध देते हैं और ट्रेन के कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं और बोलते हैं ये ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। अगर आप इन 600 पैसेंजरों की जान बचाना चाहते हैं तो मैं जो बोलूंगा वो आपको करना होगा। तभी पास के पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है और उनसे बात करने के लिए एक IAS ऑफिसर्स नर्मदा आती हैं और उनसे जब बात होती है तो शाहरुख खान की मांग होती है कि मुझे तत्काल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है और एक सॉन्ग बजाते हैं और बोलते हैं अगर इस सॉन्ग को खत्म होते होते एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात नहीं हो पाई तो 1 मिनट में एक लाशें इस ट्रेन से निकलेंगी। मजबूरन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को तत्काल आकर उससे बात करनी पड़ती है। तब चीफ बोलता है आपके 5 साल के कार्यकाल में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है, ऐसा क्यों हुआ? फिर बोलता है अगर इन सभी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो अभी 40,000 करोड़ रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। मिनिस्टर बोलता है इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। फिर चीफ बोलता है तुम जिस बिजनेसमैन की हेल्प करते हो उससे ही मांग लो, क्योंकि उसकी बेटी भी इस ट्रेन में मौजूद है। आगे बोलता है तुम हमेशा से उसकी मदद करते आ रहे हो, वो तुम्हारी एक बार तो मदद कर सकता है ना। तब हमें उस बिजनेसमैन काली को दिखाया जाता है। वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी काली का मोबाइल बजता है और उसे सारी बातें बताई जाती हैं। उस ट्रेन में काली की बेटी थी, इसलिए काली को मजबूरन 40,000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जिस पर काली की बेटी आलिया उस चीफ से बोलती है तुम चोर और घटिया इंसान हो। तभी चीफ बोलता है तुम्हारे बाप से बड़ा चोर और घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और आलिया से बोलता है तुम इस ट्रेन में ही हो तो अपने बाप से मेरा एक संदेश कह देना, विक्रम राठौर। फिर ट्रेन रुकती है और वहां पहुंचती हैं IAS नर्मदा और उस चीफ को अरेस्ट करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स भी तैयार रहती है। तभी चीफ सभी पैसेंजर के मुंहों पर मम्मी मास्क बांधकर चकमा देकर सभी के साथ बाहर निकल जाता है और भाग भी जाता है। आलिया घर पहुंचती है और अपने पापा से बोलती है पापा वो हाईजैकर बहुत ही घटिया इंसान था, लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज दिया है, विक्रम राठौर। ये नाम सुनते ही काली को एक झटका आता है और कुर्सी पकड़कर बैठ जाता है और फ्लैशबैक में पीछे की बातें सोचने लगता है। सीन में हमें एक किसान परिवार को दिखाया जाता है। उस किसान के घर कुछ बैंक वाले पहुंच जाते हैं और कल्कि के पिता से 40,000 रुपए मांगते हैं, जो उसने लोन के रूप में ले रखा था। कल्कि के पिता उसे एग्जाम दिलवाने शहर जा रहे थे और बोलते हैं सर सारे फसल खराब हो गए हैं, मुझे आपकी लोन चुकाने के लिए 10 दिनों का टाइम चाहिए। ये सुन बैंक कर्मचारी उसे मारने लगते हैं। तभी कल्कि के पिता गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं सर मुझे मेरी बेटी के सामने मत मारिए। ये सुन
बैंक अधिकारी उसकी लुंगी उतार उसे वहीं नंगा कर देते हैं और आसपास के खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बैंक अधिकारी उसका ट्रैक्टर लेकर चले जाते हैं। इधर कल्कि के पिता उसे एग्जाम सेंटर छोड़कर आते हैं और पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लेते हैं। फिर अगले दिन भी वो बैंक अधिकारी आता है और पैसे की मांग करता है। कल्कि की माँ बोलती है, साहब आप तो ट्रैक्टर ले गए, अब तो हो गया ना। वो बैंक अधिकारी बोलता है, मूलधन तो हो गया, अभी उसका ब्याज बाकी है, और आगे बढ़कर कल्कि के माँ के गले से मंगलसूत्र तोड़ लेता है। ये सब होता देख कल्कि एक फरसा उठाती है और वहीं उस अधिकारी को मार डालती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो हाईजैकर चेहरे से मास्क उतारता है। फिर वो 40,000 करोड़ रुपए देश के उन सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है जो कि बैंकों से लोन ले रखे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन पीछे दिखाया जाता है कि शाहरुख खान किसी जेल के जेलर थे, उसका नाम आजाद होता है। इनके जेल को एक इनाम मिल रहा होता है, हैंडी के बच्चों के लिए नकली हाथ पैर बनाकर लोगों की सेवा करते थे। फिर हम आजाद के एक मुंह बोली माँ को देखते हैं जो आजाद की शादी के लिए किसी घर में जाते हैं। घर में जाते ही एक छोटी सी बच्ची आती है और बोलती है, मेरी मॉम से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी, अगर मेरी हाँ है तो ही तुम मेरी मॉम से शादी कर सकते हो। तभी उसकी माँ आती है और वो कोई और नहीं IAS नर्मदा थी। आजाद उसे देख वहीं चौंक जाता है। बातों ही बातों में आजाद उस लड़की को बहुत ही पसंद आता है और वो उसे गले लगा लेती है। आजाद का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो जनता के बीच भाषण दे रहा होता है कि मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए हैं और उसमें आज सारी सुविधाएं हैं। अगर आपको बड़े से भी बड़ा रोग हो जाए तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो कहता है, अगर मुझे कोई गोली भी मार दे तो आप मुझे प्राइवेट में नहीं सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइएगा। तभी आजाद का एक मेंबर दूर से ही उस मिनिस्टर के कंधे पर शूट कर देता है और उस मिनिस्टर के लिए एक एम्बुलेंस आती है जो कि उसे आजाद ही चला रहा था। आजाद उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराता है जहां कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहां तक कि डॉक्टर भी घबरा जाता है और बोलता है, हमारे हॉस्पिटल में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे कि इनका हम इलाज शुरू कर सकें। तभी हेल्थ मिनिस्टर के इलाज के लिए सभी जरूरत की सामानों का लिस्ट तैयार किया जाता है और जल्द से जल्द सभी सामानों को उस हॉस्पिटल में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तभी आजाद बोलता है, सिर्फ इसी नहीं, हर एक सरकारी अस्पताल में ये सुविधा होनी चाहिए, तभी इस मिनिस्टर का इलाज होगा। आजाद पूरी तरह से उस हॉस्पिटल को हाईजैक कर लेता है। तभी ऑफिसर्स नर्मदा से बात होती है और वो बोलती है, इतनी जल्दी ये सारे सामान सारे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाए जा सकते। तभी आजाद बोलता है, मुझे के जोश से बात कराओ और 3 साल पहले हुई घटना के बारे में बताओ, तभी इस मिनिस्टर का इलाज शुरू हो सकता है। बिजनेसमैन काली के कहने पर के जोश सारी बातें मीडिया के सामने बताता है। वो बताता है, 3 साल पहले हॉस्पिटल में कुछ बच्चों को लाया गया था और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तभी इर्म नाम की डॉक्टर के जोश से बोलती हैं, सर मुझे तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, अगर तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा तो सारे बच्चे मर जाएंगे। तभी के जोश बोलता है, तुम्हारे घबराने से इतना जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीजों के लिए सभी लोगों को कमीशन देना होता है और अभी तक मेरा भी कमीशन नहीं मिला है। तब डॉक्टर इर्म बोलती है, इसका कंप्लेन मैं हेल्थ मिनिस्टर से करूंगी। तभी के जोश गुस्से में बोलता है, कर देना शिकायत, सबसे बड़ा कमीशन हेल्थ मिनिस्टर ही लेता है। इन सब बातों के बाद देरी से ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में पहुंचता है, तब तक सारे बच्चे मर चुके थे और इसका सारा इल्जाम डॉक्टर इर्म पर लगाया जाता है, जिसके चलते वो भी आजाद के टीम में शामिल हो गई थी। इन सारी बातों को मीडिया में आने के बाद सारे सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है, वो भी 5 घंटे के अंदर ही। तब तक ऑफिसर्स नर्मदा उस हॉस्पिटल में आजाद को अरेस्ट करने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंच चुकी थी। फिर वहाँ अच्छी सी फाइट होती है और नर्मदा आजाद के चेहरे से मास्क को उखाड़ देती है। वो आजाद का अच्छे से चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन उस मास्क में कुछ बाल आ गए थे। फिर DNA टेस्ट कराने पर पता चलता है कि हाईजैकर कोई बूढ़ा नहीं, जवान है। फिर कुछ लोगों को देखने के अनुसार कुछ पेंटर को बुलाकर उसका स्केच बनवाया जाने लगता है। अगले दिन नर्मदा और आजाद की शादी होने वाली होती है, तो नर्मदा अपने एक ऑफिसर से बोलती है, स्केच जैसे ही तैयार हो जाए मेरे पर सेंड कर देना। आजाद शादी के बाद आज नर्मदा को सब कुछ बताने वाला होता है। तभी नर्मदा के मोबाइल पर वो स्क्रैच आ चुका था और देखती है स्क्रैच में कोई और नहीं, वो आजाद ही था। नर्मदा बिना कुछ सोचे समझे तुरंत गन उठाती है और आजाद पर शूट कर देती है। तब तक वहाँ काली के गुंडे भी पहुँच चुके थे और नर्मदा और आजाद दोनों को पकड़ लेते हैं और कहीं ले जाकर उनकी खूब कुटाई करते हैं। काली के गुंडे नर्मदा की भी खूब कुटाई करते हैं। उनको लग रहा था कि नर्मदा आजाद के साथ मिली है और पहले से ही उसकी हेल्प कर रही थी।
दोनों की कुटाई के बाद काली के गुंडे उन दोनों को शूट ही करने वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है रियल हीरो विक्रम राठौर की, जो कि आजाद का बाप था। विक्रम राठौर सभी गुंडों की जमकर पिटाई करता है और उन सभी गुंडों को मारकर उन दोनों को वहां से ले जाता है। फिर नर्मदा अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करती है और अपने बड़े छोटे सभी ऑफिसर्स को बताती है कि ये सारा काम आजाद और उसके पिता विक्रम राठौर कर रहे हैं। तब तक आजाद के टीम में काम कर रही सारी लड़कियों की पहचान कर ली जाती है और सभी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। फिर नर्मदा उन लड़कियों से बात करने लॉकअप में जाती है और उनसे बोलती है आजाद और विक्रम राठौर एक बहुत बड़े क्रिमिनल है जो हमारी तरह तुम्हें भी फंसाकर मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि तुम लोग उसके बारे में बता दो। तभी लक्ष्मी नाम की लड़की बोलती है नहीं मैडम, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानती हैं। तब नर्मदा विक्रम के बारे में जानना चाहती है और लक्ष्मी उसे सभी ऑफिसर्स के सामने बताने लगती है। विक्रम राठौर असल में एक भारतीय कमांडर थे। उनकी पत्नी दीपिका थी। विक्रम को पता चलता है कि कुछ आतंकवादियों द्वारा उनके कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। फिर विक्रम अपने टीम के साथ उन सभी लोगों को छुड़ाने जाता है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें जो गन मिली थी वो गन ही वर्क नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। फिर एक सैनिक अपनी जान पर खेलकर एक बम लेकर उन आतंकवादियों के ग्रुप में कूद जाता है, जिसके चलते वो सैनिक उन सभी आतंकवादियों के साथ वहीं फटकर मर जाता है। मिशन कंप्लीट होती है और उन्हें मेडल देने के लिए उनको मंच पर बुलाया जाता है। तभी विक्रम मेडल लेने से मना कर देता है और बोलता है हमारे सैनिकों को जो गन दिया गया है अगर वो गन वर्क करती तो हमारे एक भी सैनिक नहीं मारे गए होते। तभी पता चलता है कि इन सभी गनों को बिजनेसमैन काली के द्वारा सप्लाई की गई होती है। फिर काली बोलता है ये हमारी टॉप गन है, तुम लोगों को ये गन चलाने ही नहीं आती, मैं कुछ ट्रेनरों को भेज दूंगा, वो तुम्हें चलाना सिखा देंगे। तभी विक्रम गुस्से में वो गन काली के ऊपर चला देता है। काली डर जाता है लेकिन वो सस्ती गन वर्क ही नहीं करती। फिर सरकार द्वारा उसके कंपनी को बैन कर दी जाती है। एक रात विक्रम और दीपिका अपने घर में ही सो रहे होते हैं। तभी काली के गुंडे आकर विक्रम और दीपिका पर हमला कर देते हैं और विक्रम को उठा ले जाते हैं। दीपिका जब थाने पहुंचती है तो उससे बोला जाता है कि तेरा पति एक क्रिमिनल है जो घर में ड्रग्स छुपाता था। ये सब बातें बोलते हुए वो ऑफिसर्स दीपिका को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। दीपिका गुस्से में आकर उस ऑफिसर्स को वहीं मार देती है, जिसके जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब उसे इंडियन लॉ के अनुसार बच्चा जब तक 5 साल का न हो जाए तब तक उसे फांसी नहीं हो सकती है। कुछ दिनों बाद काली दीपिका से जेल में मिलने आता है और उसे बोलता है फांसी के बाद आंखें बाहर आ जाएंगी और जीभ भी बाहर आ जाएगा। ये सब बातें बोलकर काली दीपिका को डराने की कोशिश करता है। तब दीपिका पूछती है विक्रम कहाँ है? काली बोलता है घबराओ मत, मैंने उसे गोली मारकर जहाज से नीचे फेंक दिया है। जिसके बाद दीपिका का एक बेटा होता है और वो भी जेल में ही रहता है। तब दीपिका अपने बेटे आजाद को सारी बातें बता देती है और उसे फांसी हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर नर्मदा आजाद की मदद करना चाह रही थी। तभी उसका ऑफिसर साथी बोलता है मैं तुम्हारे लिए नहीं काली के लिए काम करता हूँ और तुम्हें कोई नहीं बचा सका। फिर वहाँ जबरदस्त फाइट होती है और टाइम रहते ही आजाद भी वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद वो नर्मदा को तो बचा लेता है लेकिन लक्ष्मी मारी जाती है। फिर वे सभी मिलकर प्लान बनाते हैं और काली के पास जो पैसे आने वाले हैं उसे चुराने निकल पड़ते हैं। वहाँ भी अच्छी खासी फाइट होती है। ये सब पैसे तो चुरा लेते हैं लेकिन विक्रम काली के हाथ लग जाता है, जहाँ उसकी जमकर कुटाई की जाती है। तब दूसरी तरफ आजाद न्यूज रूम में लाइव आता है और बोलता है कि हमारे कब्जे में महिलाओं की एक पूरी जेल है और उन्हें बचाने के लिए सरकार को हमारी बातें माननी होंगी। फिर एंट्री होती है सुपरस्टार संजय दत्त की, जो कि एक सन की पुलिस थे और वो आते ही आजाद के ठिकानों पर हमला शुरू करवा देता है। फिर जो 6000 महिलाएं आजाद के कब्जे में थीं, वही पुलिस पर हमला शुरू कर देती हैं और उन्हें बाहर कर देती हैं। फिर सरकार को आजाद की बातें माननी पड़ती हैं। आजाद कहता है कुछ कंपनियां हैं जो पॉल्यूशन फैला रही हैं, उसे बैन करो। फिर सरकार हार कर उन सभी कंपनियों को बैन कर देती है। फिर आजाद भी जाते जाते अपना रियल फेस और अपना रियल नाम भी बता देता है और देश के जनता से अपील करता है कि अपने उंगली का सही इस्तेमाल करें। आप जिसको वोट दे रहे हैं उनसे कम से कम ये पूछें कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे। ये बातें बोलते बोलते काली को उसका लाइव लोकेशन पता चल जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां जमकर फाइट होती है और काली मारा जाता है। तब तक विक्रम की याददाश्त भी वापस आ जाती है और जैसे जैसे काली बोला था फांसी के बाद आंखें निकल आएगी, जीभ भी बाहर आ जाएंगे, वैसे वैसे विक्रम को फांसी दी जाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।